नमस्कार, समाचार सच में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरू भल्ला और आज हमारा वीडियो सीरीज एक बार से फिर स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें पहाड़ की मजबूत महिलाओं के बारे में हम आपको बताएंगे और उनसे मिलाएंगे। और इसी सीरीज में हमारे साथ आज हैं समाज सेविका राधा टंडन जी, और उन्हीं से पूछते हैं आज उनके जीवन के बारे में। नमस्कार मैम। मैम, समाचार सच में आपका स्वागत है और हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। तो मैम, थोड़ा सा आप अपने प्रारंभिक जीवन जैसे शिक्षा दीक्षा और अपने परिवार के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मैं राधा टंडन, बेसिकली तो मैं आगरा से हूँ और मैंने MA लिटरेचर इंग्लिश से किया है। और मेरी शादी यहाँ हुई हल्द्वानी। और मेरे फादर बैंक एम्प्लॉइज थे, बैंक मैनेजर थे, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में उन्होंने काम किया। अब तो वो नहीं रहे। और मेरा इंटरेस्ट जो है वो शुरू से समाज सेवा में तो था ही, लेकिन मेरा ड्राइंग पेंटिंग्स में ज़्यादा था। वो एक बात अलग है कि मैंने MA इंग्लिश से किया, बट मेरे को इंटरेस्ट उसी में ही था। और मेरे फादर की भी बड़ी इच्छा थी कि मैं IAS PCS या बैंक में कोई जॉब करूं, बट वो तो नहीं हो पाया। सिंगिंग मेरा बेस्ट रहा, सिंगिंग में भी मैं रही। और उसके बाद मतलब काफ़ी कुछ चलता रहा। मैंने एक बहुत अच्छी लाइफ अपने फादर के टाइम पे मैंने बहुत अच्छी लाइफ जी है। और आगरा तो मेरा फेवरेट है क्योंकि मुझे बहुत पसंद है आगरा। उसके बाद फिर मेरी शादी यहाँ हल्द्वानी में हुई है। और बस उसके बाद बस लाइफ चल रही है। और यहाँ पे आने के बाद में मैंने बताया कि मुझे ड्राइंग पेंटिंग्स का बहुत शौक़ था, तो मैंने कुछ साल यहाँ जॉब के बाद मुझे पिडिलाइट कंपनी ने हायर किया। पिडिलाइट कंपनी ने हायर ऐसे किया क्योंकि वो जो कलर लॉन्च करते हैं ड्राइंग पेंटिंग्स के, तो उसमें हमें वर्कशॉप और डेमो देना होता है। और मैं बहुत ही जल्दी इस कंपनी की एक्सपर्ट टीचर बन गई और उत्तराखंड, जिसमें मैं डेमो देती थी और मेरी वर्कशॉप चलती थी आर्ट एंड क्राफ्ट्स की। तो बस वहीं से सफलता की सीढ़ियाँ शुरू हो गई। तो ये जो आप कह रहे हो, आपका जो शौक़ था एक शादी के बाद और परिवार में रहकर, ये शौक़ पूरा हो सका? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब मैंने जॉब के बाद मैंने कंपनी भी की, तो मेरा बेबी बहुत छोटा सा था। लेकिन मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहा। उन्होंने कभी मुझे ये नहीं कहा कि आपको ये नहीं करना है, या आप मतलब बच्चे को भी छोड़ के कैसे जा रहे हैं। ठीक है, मैं जॉइंट फैमिली में भी रहती थी, लेकिन आजकल क्या है, उसके बावजूद ही हम बहुत ही इंडिविजुअल हो जाते हैं, तो उसको भी संभालना होता था। बट जब वो स्कूल जाने लगा तो मेरा टाइम उतने ही पीरियड में मैं बाहर रहती थी जितने पीरियड में वो स्कूल में रहता था। और इसी तरह से धीरे धीरे करते करते मैंने वही पार्ट जो मेरी लाइफ का था वो निकला, क्योंकि मेरा अपना मानना था कि मैं अपने बच्चे को या अपने परिवार को अपने हाथ से अपने तरीके से लेके जाऊं। जो शुरू से ही मैं, या ये कह लीजिए कि मैं बहुत चूज़ी रही हूँ हर चीज़ में, क्योंकि वही मैं एक कलाकार थी, सिंगिंग भी करती थी। और आगरा रेडियो स्टेशन पे भी मैंने गाया है, काफ़ी यूथ फेस्टिवल में भी मैंने गाया है। बच्चों की जो पेरेंट्स मीटिंग होती थी या कुछ प्रोग्राम्स उनके होते थे, जैसे कुछ फंक्शन होता था, तो उसमें भी एज ए मदर मैंने काफ़ी सिंग किया है। तो रहा, लेकिन मैंने बस एक चीज़ बना लिया था कि वो मेरे ख्याल से हर लेडी के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब तक आपका बच्चा स्कूल जा रहा है, उस ड्यूरेशन टाइम पे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बस मैंने वही किया ना। जैसा कि आप कह रहे हो जॉब करते थे, लेकिन अब जॉब में तो एक लिमिट तो नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। तो एक लिमिट नहीं होती है। जैसे उसका भी एक टाइम ऐसा आया कि जैसे वो पहले प्ले में जाता था, उसके बाद मैं जहाँ जॉब करती थी, मैंने क्वींस में जॉब किया, क्वींस पब्लिक स्कूल में, तो वहाँ करती थी। तो फिर मैंने उसका एडमिशन वहीं कराया था। उससे मुझे बेनिफिट ये हुआ कि मेरे साथ जाके मेरे साथ ही आता था। तो बस ऐसे करते करते बस वहाँ भी वो थोड़ा सा बड़ा हो गया और मेरे साथ चलता रहा। बस ऐसी लाइफ निकल गई मेरी। फिर एक बेटी भी आपकी छोटी? फिर यस, उसके बाद मेरी बेटी 5 साल के डिफरेंस में वो थी। तो उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दी और तुरंत ही मतलब मुझे पिडिलाइट कंपनी ने हायर कर लिया। अच्छा। वहीं क्वींस में जॉब करते करते मुझे पिडिलाइट ने हायर किया। और उसके बाद बस लाइफ मेरी पिडिलाइट कंपनी में आने के बाद मुझे नेम फेम, मुझे सब कुछ मिला।
हल्द्वानी में एक पहचान हो गई मेरी। और मतलब जैसे सारी मीडिया ने मुझे जाना, सब ने बोला कि मैम आप कुछ जो भी आप वर्क करती हैं आप थोड़ा फेसबुक पे डालिए, ये करिए। उसकी वजह से ये हुआ कि मुझे एक पहचान मिलती चली गई, जिसकी वजह से मैं समाज में एक नाम भी हुआ मेरा। और मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मेरी पार्ट ऑफ लाइफ बहुत ही इस शादी के 4-5 सालों के अंदर मेरी बहुत अच्छी निकली। मतलब जो आपकी दिली इच्छा थी शादी से पहले की, वो शादी के बाद भी पूरी होती रही। ऐसा नहीं हुआ कि मलाल रहा जिंदगी में, मतलब मुझे मैं शादी से पहले कुछ नहीं कर पाई है। मेरे को मलाल ये नहीं रहा, क्योंकि मैं पहले आगरा ताज महोत्सव और आगरा क्लब में मेरी काफ़ी पेंटिंग्स चलती थी वहाँ पर, और मैंने वहाँ भी बहुत नाम कमाया पेंटिंग से अपना। तो वही शौक़ मेरा शादी के बाद दोबारा जब हुआ तो, और हस्बैंड का तो सपोर्ट मेरे को बहुत ही मिला, उनके बिना तो खैर क्या चलना था। तो कभी ऐसा नहीं लगा आपको कि शादी हो गई, एक हम बंधन में बंध गए और हमारे सारे शौक खत्म हो गए? बिल्कुल। एक्चुअली क्या हुआ, जब मेरी शादी हुई तो मतलब मेरे जो हस्बैंड थे वो दिल्ली सेटल थे। उस पीरियड में मुझे ये लगता था कि मैं कहाँ आ गई हूँ, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। जो दिल्ली का जो मतलब एटमॉस्फेयर है सराउंडिंग, वो सारा ऐसा ही है। तो जब मैं हल्द्वानी आई हूँ, मतलब यहाँ पे जैसे सब लोग हमारी फैमिलीज़ में सब काफ़ी संपन्न लोग हैं, सब चीज़ ठीक है माता रानी की कृपा से। तो फादर इन लॉ ने मेरे फिर यही कहा कि यहीं आइए, यही आपका मकान है, दुकान है, सब है, आप यहीं आइए, यहीं सेटल हुई है। जब मैं यहाँ आ गई उसके बाद मुझे तो ये शहर बहुत छोटा लगने लगा क्योंकि मैं आगरा जैसे शहर से आई थी, उसके बाद दिल्ली सेटल थी। तो मुझे ये लगा कि नहीं, क्या करना चाहिए। तो फिर मैंने जॉब करने के बाद में फिर मैं आगे बढ़ी। तो प्रॉब्लम हुई, मतलब ये लगा कि मैं इतनी टैलेंटेड होते हुए मतलब मैं घर में बैठी हूँ, और प्रॉब्लम तो खैर मुझे बिल्कुल जॉइंट फैमिली थी मेरी, वो एक चीज़ अलग है। लेकिन कुछ भी नहीं था, मतलब मैं ये सोचती थी कि मैं करूँ क्या। एक तो मैं इतनी एजुकेटेड होते हुए मैं कहीं जॉब नहीं करा, मैंने सोच ही नहीं पाई क्योंकि बेबी मेरा बहुत छोटा था। और लेकिन पता नहीं क्यों बस मेरे को उम्मीद ही नहीं थी कि मेरी जॉब लगी। जॉब के बाद पिडीलाइट ने हायर किया, सब कुछ स्मूथली इतना जल्दी चलता रहा कि लाइफ शट आउट। तो ये पीरियड काल आपका कितना समय तक रहा? मैंने साल भर तो मैं बिल्कुल फ्री थी। और मतलब मुझे ये लगता था, क्योंकि मैंने अपने फादर के घर में भी कभी ऐसा नहीं देखा कि मुझे खाना बनाना है या ये करना है। जब मैं खाली थी तो ऑब्वियसली आप चाहे घर में कितनी भी मेड हो, आपको खुद ही करना है, कुछ भी काम है आपको खुद करना है। तो मैं वही सोचती थी कि मतलब क्या मुझे यही सब करना है, मतलब मैं इसी कैसे करूं, क्या है, बहुत परेशान रहती थी मैं। लेकिन बस सपोर्ट मिलने की वजह से फिर मेरा चलता रहा। और मतलब मैं 5 साल के अंदर, 6 साल में शादी के 6 साल के अंदर ही मैं काफ़ी अच्छे से सेटल हो गई थी। मतलब मैं, चूँकि मैंने पिडीलाइट जब ज्वाइन किया तो पिडीलाइट ने मुझे बहुत जल्दी उत्तराखंड से एक एक्सपर्ट टीचर बना दिया था, जो मैं कहीं भी जाके डेमो एंड वर्कशॉप कर सकती थी। तो उसके लिए मुझे थैंक्स टू ये तो आपका पारिवारिक जीवन और आपका अपन घर का परिवार का और था ये जीवन। तो अब इसके अलावा एक जो आप ये समाज सेविका के रूप में हल्द्वानी पे एक उभरते हुए रूप में जो आप आई, ये कैसे जज्बा पैदा हुआ ये समाज सेविका का? ये हुआ क्या था कि जब मैं जॉब कर रही थी उस टाइम पे मुझसे काफ़ी लोग, मतलब मेरा सर्कल बना, एक फ्रेंड सर्कल बना। तो उसमें एक दिन मैं ऐसी बैठी हुई थी, तो हम ऐसी बैठे हुए थे, तो हमने कहा कि कुछ ना कुछ करते हैं। मैंने बोला चलो कुछ ना कुछ करते हैं, तो ना क्या करें। तो मैंने 150 पूड़ी का, आलू और पूड़ी का 150 का पैकेट बनाया। और हम ये कालूशेज मंदिर में आए, हमने कहा यहाँ पे हम बांटते हैं। मतलब एक ऐसी मैं बैठी हुई थी, तो मैंने कहा कि मुझे कुछ करना है, तो क्या करना है। तो सबने बोला, मैंने कहा ऐसा करती हूँ, कल ना सब लोग कालू बाबा के मंदिर में मिलते हैं और हम तो वही मैंने 150 आलू सूखे और पूड़ी और अचार रख के कालूशेज मंदिर में और हॉस्पिटल में, हमने जो बेस हॉस्पिटल है, हमने वहाँ पे बांटा। हमने कहा चलो करते हैं। तो जब वो करा तो हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। हमने करी, मुझे इजी भी लगा, महंगा, चलो ये पैकेट्स हमने। अच्छा, फिर हमारे पास ना मेरी एक मेड है, उसका आया
कि भाभी इसको ना सिलाई मशीन चाहिए, आपने तो ये करा था, सिलाई मशीन चाहिए। हमने कहा सिलाई मशीन, मैंने कहा पता नहीं कितने की आएगी, क्या आएगा। तो हमने आपस में बात की कि कितने का, तो हमने 5-6 हमारी जो फ्रेंड्स थी हमने कलेक्शन करके फिर उसको सिलाई दी। ऐसे करते करते सिलाई मशीन दी, ऐसे धीरे धीरे करते करते मतलब मुझे खुद नहीं पता कि मुझे बस वो डे 1 का मालूम है कि मैंने वो आलू पूड़ी बांटे थे मंदिर में और हॉस्पिटल में। उसके बाद मुझे खुद नहीं पता मैं इतनी आगे निकल गई, मतलब मुझे खुद ही नहीं मालूम पड़ा। फिर किसी ने बोला कि हमें ना चश्मा बनवाना है, हमें आँख बनवानी है। मैंने कहा अच्छा आँख बनवानी है। फिर हमने सोचा, फिर हम हॉस्पिटल गए, हमने बात की, तो वही सब होता रहा। लेडी हॉस्पिटल में किसी ने बोला कि महिलाओं को चलो केले सेब और उनकी जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको हम करते हैं। फिर हमने वहाँ भी करा। ये हमारा मतलब आज तो हम खैर बहुत बड़े काम कर चुके हैं, लेकिन वो काम हमारा इतना छोटा छोटा काम था कि हमें बड़ी प्रेरणा मिली। और आज की तारीख में जो बड़े काम है हो सकता है हम भूल गए कि हमने क्या क्या किया है, बट हमें वो छोटे काम कभी कभी याद आते तो हम आपस में बोलते कि याद है तुम्हें हम कैसे प्रेग्नेंट लेडी के लिए हम खाना लेके जाते थे, या हमने पूरे हॉस्पिटल में कैसे हमने सेब अमरूद सब बांटे, या हमने दवाइयाँ बांटी। तो धीरे धीरे करके ना न्यू हम कब आगे निकल गए। शादियाँ, इतनी शादियाँ कराई हैं कि पूरी पूरी शादियाँ हमने कराई हैं। और मैं तो कई बार जब हम शादी कराते थे हम सोचते थे कैसे होगा। आज कॉल आ रही है और कल कह रहे हैं कि मैम हमें ना लड़की की शादी के लिए सोने की नथ चाहिए। हमने कहा सोने की नथ चाहिए, अच्छा तो कहाँ है शादी? हरियाणा। हमने हरियाणा में नथ बहुत ही कंपलसरी है, हमें नथ चाहिए, मतलब होती होगा उनका कोई रिवाज होगा। हमने कहा चलो ठीक है करते हैं। तो शाम को मैंने मैसेज डाला अपने ग्रुप में, मैंने कहा इस तरीके से नथ चाहिए। तो बोले ठीक है, तो कितने की आएगी आप देख लो। फिर मैं, एक अंकल हैं नरेश अंकल मेरे फादर के, मैंने कहा अंकल ऐसे से हमें एक गोल्ड की नथ चाहिए और अच्छी नथ चाहिए। पैसा हमारे पास उतना बजट में नहीं था, लेकिन फिर पता नहीं क्या, मतलब मैंने एक चीज़ देखी है, जो हमने शादियाँ की है, हमने जो भी सामान दिया, लड़कियों की किस्मत इतनी अच्छी होती है। कुछ लड़कियां अपनी किस्मत से ज़्यादा लेके जाती हैं। तो हमने कहा कि हम लटूरिया वाले मंदिर में हमें मिलना था नेक्स्ट डे, तो और हमने नथ में लेकर आई। उसके बाद से बोले नहीं नथ नहीं अच्छी लगेगी, खाली देना, कुछ करते हैं, एक सिंगल नथ देना, खाली सिंगल नथ नहीं देंगे, कुछ करते हैं। तो उसमें हमारा बहुत कुछ रहा, बकस भी, उसका जाने कितना सामान कि मतलब देख के हम ये लगने लगे कि अरे इतना सामान। उसके बाद 15,000 रुपये नगद, वो भी आया, वो कैश भी दिया। मतलब वो लड़की इतना, माँ उसकी पैरों में, मैंने कहा नहीं भैया ये तुम्हारी लड़की की वजह से ये हुआ है, हमें तो कुछ पता ही नहीं। और तो मैं ये आपसे एक पूछना बात ये भूल गई, शुरुआत में मुझे ये पूछ लेना चाहिए था कि ये जो आपको समाज सेवा का जो जज्बा पैदा हुआ, ये घर से ही हुआ या अपने आप से ही हुआ? और इसके साथ आपके साथ घर का सपोर्ट और बाहर वालों ने कितना सपोर्ट करा? एक्चुअली क्या था, मैं शुरू से बहुत ज़्यादा इमोशनल रही हूँ। मतलब मैं किसी को भी देख लेती थी तो मुझे लगता था कि मैं इसके लिए कुछ करूँ। तो तब इतना नहीं आया समझ में कि मुझे ये सेवा करनी चाहिए, बस इतना ही था कि मैं कुछ करूँ। तो मैंने जैसे बताया कि फैमिली का सपोर्ट, तो जब मैंने किया तो फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, लेकिन उससे पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जो मेरा ग्रुप था, मेरा फ्रेंड सर्कल था, मेरे काफ़ी लोग थे। फिर मैंने अपना एक क्लब बनाया, आस्था क्लब। फिर लॉयनेस वालों ने मुझे आस्था लॉयनेस क्लब से प्रमोट किया। तो जो मेरा आस्था लॉयनेस क्लब जो था वो मेरा बहुत चला, और हमने उस क्लब के टाइम पे हमने बहुत काम किया। जैसे हमने अभी हम हनुमान धाम ही ले लीजिए, समय हनुमान धाम चल रहा था, हमने व्हील चेयर्स वहाँ पे हमने दी। बेस हॉस्पिटल में हमने स्ट्रेचर्स वगैरह दिए। तो इस तरह से आपका बस अड्डा है जहाँ पे आप पानी पीते हैं, वो जो कूल जग लगा हुआ है, कूलर जो पूरा है उसका प्रोसीजर, वो हमने अपने क्लब की तरफ से हमने डोनेट किया। तो हमारा जो नाम है, मतलब वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ है। तो हमने इस तरह से काम किए हैं। मतलब मैं इतना काम किया है कि हम बताना ही नहीं चाहते कि हमने कितना काम किया है। मेंटल रिटायर्ड बच्चे जो हमें कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते थे, मतलब हम जाते थे डर के बैठ जाते थे, वो कभी हमें उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। 2 राउंड में तो हमें बिल्कुल नहीं किया। तीसरे राउंड में बड़े खुश होते थे कि अरे हम उनके लिए कुछ लेके पहुँचे हैं, हम उनको खिला रहे हैं, बैठा रहे हैं, हम उनको डांस करा रहे हैं। तो इस तरह से बस ये समाज। लेकिन मैं अकेली नहीं चली, मेरे साथ बहुत लोग थे, मेरे साथ फ्रेंड्स थी,
और काफ़ी सारे लोग थे, और आज की तारीख में तो 30, 38, 40 मेरे सर्कल कार में जुड़ता गया। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो मैंने शुरुआत जो थी वो सिर्फ 5 फ्रेंड्स के साथ ही की जी। आज काफ़ी लोग हैं, आज काफी लोग जुड़े हैं। मतलब इस अच्छे कार्य के लिए आपके साथ बहुत लोग इस समय एक अच्छी टीम आपके साथ जुड़ी हुई है। हाँ जी, हाँ जी, तो बहुत अच्छी बात है ये तो। अब ये तो मैम आपका जो वर्क हो गया, ऐसे भी कई काम होंगे जो आपको याद भी नहीं होंगे मेरे ख्याल से। आपने बिना निस्वार्थ किए हैं और बहुत लड़कियों की शादी भी कराई है, जो आप कह रहे हो कि हम गिनती में भी नहीं है, हमारी गिनती में नहीं है। अब आप बोल रहे हो तो मेरे को विजुअल हो रहा है कि शायद मैंने, अच्छा हाँ मैंने वो भी काम किया है, वो थोड़ा बहुत अच्छी बात है कि करते जाओ और भूलते जाओ। बहुत अच्छी बात है ये तो। हाँ जी, एक चीज मैम और चीज मैं पूछना चाह रही थी कि कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा मोड़ आता है कि दिल को छूने वाला, कोई ऐसा आपके साथ कभी इंटरेस्टिंग भी नहीं, दिल को छूने वाली जैसे यादगार रहता है, कोई ऐसा हुआ कभी? हाँ, यादगार ऐसा रहा कि हम एक अनाथ आश्रम में गए थे। तो पहले तो मतलब सोच के मेरे को गूज़बम्स हो रहे हैं, तो मैं गई तो वहाँ पे ना काफ़ी सारी बूढ़ी औरतें थी। मतलब वो नाम उस जगह का याद नहीं आ रहा है मुझे, हो गए करीब 4 साल पुरानी बात हो गई। मैं एक सेकंड में करती हूँ। तो उसमें क्या हुआ, जब हम गए तो वहाँ पे जो बूढ़ी औरतें थी तो कहती थी कि नहीं, मेरे को तो क्या कहते हैं, गाउन नहीं पहनना है, तो मुझे सूट ला के दो, अभी जाओ और अभी ला के दो, और मेरे को पाउडर चाहिए, मैं अपने घर में पाउडर लगाती थी। मैंने कहा यार, मतलब आंसू आ गए देख के, एक लेडी को देख के आंसू इसलिए आ गए, मतलब मेरी आंखें अभी भी उसको भर आती हैं कि मतलब उसने मुझसे ये कहा कि मेरे बेटों ने मुझे चारपाई पे बांधा, और उसके बाद मेरा जितनी भी प्रॉपर्टी थी उसको उन्होंने साइन करवाया अंगूठे से और बांधा, और उसके बाद उन्होंने हल्द्वानी काठगोदाम वाली जो ट्रेन थी उसमें उन्होंने उन्हें बैठाया और मुझे छोड़ दिया। मतलब मेरे को क्या खिलाया, क्या दवाई दी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं उतरी हल्द्वानी वाले काठगोदाम के स्टेशन पे। तो मतलब उसे देख के मतलब मुझे ये आया कि चलो हम मान सकते हैं बहुएं पराए घर की होती हैं, सब बुरी नहीं होती, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि हर लड़की अच्छी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। उसको कैसा माहौल मिलता है, क्या होता है, ये मैं इस विषय में नहीं जानना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं भी एक अच्छे घर से आई हूँ और एक अच्छा परिवार मुझे मिला है। तो मतलब मुझे बस यही वो चीज़ मैं भूल नहीं पाती हूँ। मैं हमेशा इस चीज़ में मेरे को आंसू आते हैं कि मतलब लड़कों ने माँ को बांध दिया खाट से, और मतलब आपने उसकी तो कह रही है मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी थी, और काठगोदाम वाली ट्रेन पे बैठाया और वो चले गए। मेरे को जब नींद खुली तो मैं काठगोदाम पे उतरी थी, तो वहाँ पे जो भी लोग होंगे उन्होंने करके और वहाँ पे आश्रम में उनको पहुँचा दिया। तो वो मुझे टच करती है ये चीज़ें कि, और आज की तारीख में मेरा बेटा कहता है माँ मैं थोड़ा सा और सेटल हो जाऊँ, क्योंकि अभी उसकी 4 महीने पहले जॉब लगी है, तो कह रहा है माँ मैं आपके साथ ही ये सब काम करूँगा। वो देखता है कि मैं किस तरह से करती हूँ, और वो नाराज़ होता है इस चीज़ को लेके कि मम्मी बच्चे कैसे, बेटे या परिवार कैसे माँ बाप को क्यों तंग करते हैं। बस ये बस मेरे आंसू में नहीं आना चाहती है मीडिया के सामने, बट मैंने उस दिन जो देखा वो मुझे अच्छा नहीं लगा, बस ये था। अब ये बात तो ये रही। हम एक चीज और अपने दर्शकों को बताएंगे कि मैम समाज सेविका के साथ साथ अपना सेल्फ डिफेंस जो के भी एक काम वर्क करती है, अपने घर पे ही रह के करती हैं, क्योंकि हमें पता है ना कि अगर घर में रहेंगे तो घर बार भी देखेंगे और काम भी कर सकेंगे। तो मैम आर्टिफिशियल ज्वेलरी का वर्क करती हैं, मैम थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए। बिल्कुल। एक्चुअली क्या है, मुझे ज्वेलरीज का बहुत शौक है। अब देखने वाले ये सोचेंगे इनको पता नहीं किस किस चीज़ का शौक है, बट मुझे शौक है। तो मेरे पास खुद ही बहुत कलेक्शन है, बहुत कलेक्शन है मेरे पास। तो हुआ क्या कि लॉकडाउन के बाद ना मैंने पिडीलाइट का काम लगभग ख़त्म सा ही कर दिया। किसी ने मुझे हायर किया तो मैं चली गई स्कूल्स में या बीएड क्लासेस में या किसी फैशन इंस्टीट्यूट में मैं जाती हूँ, तो चली गई, तो वो तो चलो हो गया। फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ ये शौक है इसको भी बढ़ाया जाए, तो मैंने फिर आर्टिफिशियल ज्वेलरीज का शुरू किया है। और
आइए, बहुत अच्छी अच्छी ज्वेलरीज है मेरे पास और काफ़ी एक अच्छा कलेक्शन है। वो मुझे ऐसे मालूम पड़ा कि जो लोग मेरे पास आते हैं वो कहते हैं कि ये कलेक्शन तो आपका बहुत अच्छा है और यूनिक कलेक्शन है, और मैंने काफ़ी अच्छा कर रखा है। और दूसरा ये है कि अगर मैं ये करूँगी नहीं तो समाज में मैं सेवा कैसे करूँगी। तो प्राइजेस क्या रखे हुए हैं मैम? मेरे पास 10 और 50 रुपए से लेके मेरी लास्ट कॉल सिर्फ 1500 तक की है वो। तो ये तो था हमारा आज मतलब जितना समय मतलब मैम ने अपना समाज सेवी में गुजारा। ये जो मैम आज जो ये समाज सेवा का ये स्वरूप है, इसके बारे में आप जो समाज सेविकाएं सेवक जो उभर के आ रहे हैं इनको कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जब मैंने काम शुरू किया था हो गए मुझे करीब 19-20 साल तो हो गए हैं, करीब 20-21 साल भी हो सकते हैं। तो उस समय हमने एक तरीके से काम किया था और हमने एक समाज में जब काम किया तो हमने बहुत काम किया, मतलब इतना किया कि अब हमें सोचना पड़ेगा कि जब आप पूछ रहे तो सोचना पड़ रहा है कि मतलब हमने क्या क्या किया। आज का स्वरूप ये बदल गया है कि एक ना भीड़ हो गई है। भीड़ कैसे हुई है कि और जो मैं एक चीज़ के लिए मैं ज़रूर बोलूँगी, एक जना आता है वो सम्मान देता है, दूसरा आता है वो सम्मान देता है। मुझे लगता है ये प्रक्रिया हमें सम्मान देने, सम्मान पाना देना, ये मुझे लगता है ख़त्म हो जाना चाहिए समाज से। जब आपने बहुत बड़ा काम किया है और बहुत समाज में मैं मानती हूँ कि मैं सम्मानित भी हो चुकी हूँ, हमने सम्मान भी दिया है, लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि मैंने ऐसे लोगों को सम्मान दिया है या ऐसे लोगों ने मुझे सम्मानित किया है कि मतलब बढ़ते थे कि हाँ चलो ठीक है, एक सम्मान मिला या हमने सम्मान दिया। लेकिन आज की तारीख में सम्मान देने का स्वरूप ये हो गया है कि आप मान लीजिए कहीं कोई भी कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ पहुँचना है, फ़ोटो खिंचानी है, वो समाज सेवा। आप कहीं भी कोई काम हो रहा है, पहुँचना है, बस आपने खड़ा होना है और वो एक समाज सेवा। मुझे नहीं लगता कि ये समाज सेवा है। और एक संदेश मैं ज़रूर लोगों को देना चाहूँ, हालांकि हमारे हल्द्वानी शहर में बहुत काम हो रहा है, समाज सेवी बहुत हैं इसमें। जैसे आजकल हमारे यहाँ शहर में भागवत चल रही है, लोग इतना कर रहे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है और होता भी रहेगा। हम पहाड़ी लोगों में और हम लोगों में तो बहुत इमोशनल होते हैं, हम बहुत भावुक होते हैं, हम लोग बहुत सीधे साधे लोग हैं, हम दूसरों को और लोगों को भी बताना चाहते हैं। लेकिन बस समाज में अगर आपको काम करना है तो आप मुझे नहीं लगता सम्मान की किसी चीज़ की ज़रूरत है। और मैं बस एक लोगों को यही कहना चाहती हूँ जो सम्मान दे रहे हैं, मैं ये बहुत टाइम से मैं पर्सनली बोलना चाहती हूँ। अब मैं फेसबुक पे डालना चाहती थी, लोगों ने मुझको मना किया, लेकिन मैं आज सच समाचार के माध्यम से सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि जो भी सम्मान जिसको दे रहा है वो पहले सम्मान देने से पहले उसकी वो रिसेंटली डिटेल डाले कि ये वाला इन्होंने कल ये कार्य किया था, परसों ये कार्य किया था, इसलिए हम इनको सम्मानित कर रहे हैं। ये नहीं कि उन्होंने 8 साल पहले एक काम किया था, उसकी सीरीज़ चली आ रही है कि उनको सम्मान देना है। तो मुझे ये नहीं लग रहा है कि सम्मान लेने वाले भी नहीं थक रहे हैं, सम्मान देने वाले भी नहीं थक रहे हैं। चलिए, सम्मान देने वाले तो वो लोग हैं, चलिए जो नए हैं अपना कुछ करना चाहते हैं तो उन्होंने उनको सम्मानित करके बुला दिया, लेकिन जो सम्मान ले रहा है उसको कम से कम अब ठहर जाना चाहिए, अब उसको कोई नया कार्य करना चाहिए, फिर सम्मान के लिए आगे आना चाहिए। ये मेरी अपनी पर्सनल है, हो सकता है एक कंट्रोवर्सी भी हो सकती है, बट मैं बहुत सीधा बोलती हूँ, इसलिए मैंने आपको बोला कि आप अगर मान लीजिए मैं सम्मानित, कोई मुझे बुलाता है कि मैं राधा मैम को हम सम्मानित करना चाहते हैं, तो वो मेरी डिटेल मांगे कि वो पूछे कि मतलब लोग भी पूछें, मुझसे पूछें कि मैम आपने इस जो सम्मान मिल रहा है अभी रिसेंटली आपने ऐसा कौन सा काम किया जिसके लिए आपको सम्मानित किया जा रहा है। आप खुद आए मेरे पास, आप मुझसे खुद पूछें, मैं अगर बताने के लायक हूँ या मैंने ऐसा कुछ कार्य किया है तो मैं सम्मान के हकदार हूँ, वरना नहीं। तो बस यही है, बाकी तो बहुत अच्छा कार्य हो रहा है और मैं ये संदेश पहुंचाना चाहूँगी। मुझे नहीं मालूम कि मैंने ठीक बोला है या नहीं, लेकिन मैं चाहूँगी कि बस यही हो। यस। ये थी हमारे साथ समाज सेविका राधा टंडन जी, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे स्टूडियो में आने के लिए। और इसी तरह पहाड़ की मजबूत महिलाओं की जो हमारी वीडियो सीरीज है, इसी तरह आगे भी हम आपको अलग महिलाओं से मिलाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। मैम, जैसे आपने हमें बताया था कि आपको गाने का भी शौक है, तो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आप 2 लाइन में कोई सुंदर सा मधुर सा गीत सुना दीजिए। क्या सुनना चाहेंगे? कुछ भी जो आपको अच्छा लगे।
सलोना सा सजन है और मैं हूँ, सलोना सा सजन है और मैं हूँ, जिया में एक अगन है और मैं हूँ, सलोना सा सजन है और मैं हूँ, तुम्हारे रूप की छाया में साजन, तुम्हारे रूप की छाया में साजन, बड़ी ठंडी अगन है और मैं हूँ, सलोना सा सजन है और मैं हूँ। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया।